अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? ठीक। ओके, सो मैं लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था फ्राइडे को, उसमें नहीं था किसी वजह से। तो सर नुमान ने शायद उसमें प्रेजेंट किया था। एम आई राइट? जी जी। नहीं। तो सर आप आपने कंप्लीट कर लिया था या फिर उसमें कुछ चीज़ें नहीं। रहती? हमारा एक टॉपिक कहता था आउटलायर्स का। तो आप उसको कंप्लीट करना चाहेंगे या? जी जी। शुभ। ओके, फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल। अच्छा। लास्ट क्लास तक हमने देखा था इनकोडिंग क्या होती है और हम वो क्यों करते हैं। किसी को याद है या तुम्हारा बताओ? कोई बताना चाहिए। आवाज आ ओ जी। तो हम इसलिए करते हैं कि जैसे वो कैटेगरी के अंदर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं। जैसे वो जेंडर है, मेल फीमेल, जो आउटपुट वो है तो हम उसको बेस पे करते हैं ताकि रिजल्ट सही में काम करते हैं, न्यूमेरिकल पे काम करते हैं। आपके पास से और एक बात बताते हैं। इनका इस तरह ना कैटेगरी होती है, जैसे जेंडर की, जी मेल है जी। फीमेल, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए बिल्कुल। हमारे पास बहुत सी टेक्निक होती है, जैसे वन हॉट है, लेबल इनकोडिंग का बताया था आपने। ये मीन दो नॉर्मल। अच्छा, मैं बताता हूँ कैटेगरिकल। हम इनकोडिंग इसलिए करते हैं, हमारे पास सम टाइम डाटा में ना कैटेगरी या स्ट्रिंग में वैल्यूज होती हैं। कैटेगरीज। तो उस लिहाज से जब हम मॉडल को देते हैं तो मॉडल तो कैटेगरिकल या स्ट्रिंग वैल्यूज पे नहीं होता, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। तो उसके लिए फिर हम लोग करते हैं वन हॉट इनकोडिंग करते हैं। जो मोस्ट कॉमन अप्रोच यूज होती है वो होती है वन हॉट इनकोडिंग, जो कि उस कॉलम को की वैल्यूज को क्या कर देता है, 0 1 के फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मैं ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो वो 0 1 2 कर देगा। और हर स्पेसिफिक कैटेगरी का एक अलग कॉलम बना के और उसकी वैल्यूज उसमें ही डालते हैं। तो इसलिए हम वन हॉट इनपुटिंग यूज करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। आज एक और चीज़ होती है हमारे पास, आउटलायर्स। किसी को आउटलायर्स का पता है? आउटलायर्स के होते हैं ये हमें बिल्कुल बताना चाहिए। जी सर, बाद आपका हैंड रेज आप बताना चाहते हैं तो। फिर आउटलायर हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई वैल्यू ना, मतलब एक रेंज है उसके अंदर से बहुत ज्यादा आग के आ गया। जैसे अगर कोई वैल्यू हमारे 10 से 20 के बीच है, एक वैल्यू 100 आ जाए, दूसरी 5 आ जाए, मतलब जो बिल्कुल रहते होंगे उसे आउटलायर हम बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आपने भी सीखा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डाटा सेट है, उसमें 5 to 6 वैल्यूज हैं इस क्लास की, लाइक 15 20 25 20 और 30 एंड 100। वो वहाँ पे
क्लास के प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर जो वैल्यूज 25 के अंडर अंदर जाते हैं एवरेज उन सब का, तो तब तो नई क्लास लेंगे। अदरवाइज अगर तो वैल्यू 25 से ऊपर चली जाती है एवरेज तो पे एक्सटेंड नहीं होगी, वो क्लास नहीं होगी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम पहले 4 से 5 वैल्यूज का लें तो right to- फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास है जिसमें वैल्यूज हैं 10, अगर तो हमारे पास वैल्यूज इन सब का सम आएगा 25, तो तब तो हम वो प्रिंसिपल कहते हैं कि हम नई क्लास लेंगे। अदरवाइज अगर 25 से ज्यादा सम आता है तो फिर वो हम सम नई क्लास लेंगे। मतलब जो वैल्यूज ये हैं जो वैल्यूज के आसपास वैल्यूज हों, ठीक है। अगर तो वो जो डेटा होगा हमारा जो वैल्यू होगी वो तो या तो जो वैल्यूज होंगी और कॉन्टेक्चुअल आसपास उससे ज्यादा दूर होगा, आउटसाइड होगा, तब तो वो हमारे पास आउटलायर होता है। वैल्यू होती है लेकिन वो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होती। तो इसको हैंडलिंग करने के लिए लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं आउटलायर्स। ठीक है, समझ आया? या कि कॉन्टेक्चुअल डाटा के आउटसाइड जो वैल्यू होगी वो आउटलायर कंसिडर की जाती है। समझ चाहिए तो दोबारा बताऊं? सर क्लियर है। दोबारा बता दो सर। अच्छा, मैं दोबारा बता दूं। अच्छा, जो हमारे पास डाटा होता है, जो एक सीक्वेंस में वैल्यू चली हुई या कॉन्टेक्सुअल डाटा के आसपास वैल्यूज हों, तो वो ठीक है। अगर तो वैल्यू है वो हमारी एक्सीड कर जाए जो कॉन्टेक्सुअल डाटा है उससे आउटसाइड हो जाए, तो वो हमारे पास आउटलायर कहलाया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ। एक डाटा सेट है हमारे पास, डाटा सेट को हमने यहाँ पे मैप करना है। हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। अगर आप हम इस पे मॉडल ट्रेन करेंगे इन वैल्यूज पे, क्या ये सही ट्रेन होगा या प्रेडिक्शन वगैरह सही देगा? अगर इस पे मॉडल ट्रेन करते हैं तो इसकी आउटपुट आती है बिल्कुल यूं, लिनियर रिग्रेशन करते हैं तो ये सेम है। अगर तो हमारे पास डेटा सेट हम यहाँ पे मैप करते हैं, कुछ वैल्यूज यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। अब ये जो हमारे कॉन्टेक्चुअल डाटा था उससे ये वैल्यूज जो दो आई हैं वो आउटसाइड आई है, मतलब बहुत दूर है। तो ये वैल्यूज तो थी बट ये हमारा इससे कोई मतलब ये कोई चीज प्रेजेंट नहीं करते, इवन हमारा पे डाटा की प्रिडिक्शन वगैरह खराब करी थी मॉडल। तो ये होती है आउटलायर्स के, आउटलायर्स हम निकालते हैं। ठीक है, समझ आ गई? जी सर, थैंक यू। अब क्वेश्चन यहाँ पे जी, जी जुल्फिकार। वो सॉरी मेरा हाथ खड़ा हो गया, बट एनीवे एक्चुअल में जो आउटलायर्स हैं हम्म, वो हम उनको मॉनिटर करते हैं सो दैट, क्योंकि नॉर्मली वो डेटा से थोड़ा सा डेविएट कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, अब ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि कभी हम आउटलायर को
इग्नोर भी करते हैं और कभी हमें उनको इग्नोर नहीं भी करना पड़ता। तो आउटलायर जो होते हैं समटाइम दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर स्टडी। हम उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको हम्म, निकालेंगे तो स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन कि सिचुएशन क्या है। एक तो ये मैंने बात करनी थी। दूसरी बात हम्म, है कि हमने कि वट एवर द केस इट इज, हमने इनको इंक्लूड करना है कि नहीं करना, ये तो स्टडी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमें ये तो पता होना बिल्कुल। चाहिए कि आउटलायर डिटेक्ट कैसे होते हैं, वो हमें जरूर पता होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं हम्म, डिफरेंट क्राइटेरिया। तो बस मैंने ये ऐड करना था कि आउटलायर कभी रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अंदर हमें उनको इंक्लूड करना पड़ता है। अगर ये जो बात मेंशन करते हैं ना कि नहीं हमें उनको निकालना पड़ता है क्योंकि वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ये सूटेबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, सम टाइम करना पड़ता है, और डिपेंड हमारी केस स्टडी और वो चीज़ें क्या। अच्छा, डिटेक्शन वाली बात है, डिटेक्शन पे हम आते हैं कि डिटेक्ट कैसे करते हैं हम लोग। कि मोस्टली वैसे तो आप ग्राफ देखें या डाटा देखें कि तो आपको आइडिया नहीं होगा कि वैल्यूज हमारे पास, क्योंकि ये वैल्यू नल तो होती नहीं है। तो हम भी इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? वैल्यूज तो पड़ी, हमें क्या पता ये आउटलायर है या नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं, हम मोस्टली जो है वो बॉक्स प्लॉट यूज होता है, ग्राफ, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये डाटा में इस कॉलम में वो है या नहीं है, लाइक वो। सुनिए सर। जी सर जी। क्या आप यहाँ तक रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, तो अगर आप रिवाइज करा दे क्विकली। अच्छा, आज देखे थे हम लोग आउटलायर्स, कि हमारे पास आउटलायर्स करते हैं। आउटलायर्स हमारे पास जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि हमारे पास डाटा में होते तो हैं, मतलब वो एक ना एक वैल्यू डेविएट कर रही होती है अपने डाटा से जो डाटा हमारे पास होता है, रेस्ट ऑफ डाटा, लाइक वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, वो वैल्यू होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तो एग्जाम्पल तो लाइक हमारे पास 10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। ये वैल्यूज हमारे पास सीक्वेंस में आई थी या एक थोड़ा थोड़ा गैप था, लेकिन ये एकदम से इसने वैल्यूज 150 करवा दी। ये हमारे पास अब जो डाटा है होगा, लाइक इसका अगर हम बार ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पे शो हो रही होंगे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, और एक वैल्यू यही वाली यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड टाइप था डाटा हमारे पास, उससे ये आउटसाइड हो गया, मतलब इसने बहुत दूर वैल्यू ऐड हुई है, या वो तो, या सर, जी जी। ये जो आपने बनाए ये तो स्कैटर प्लॉट नहीं है, और फिर जो हमारे आउटलायर्स होते हैं वो तो बॉक्स प्लॉट से ज्यादातर शो किए जाते हैं, या स्कैटर हाँ जी। प्लॉट से? बॉक्स नहीं, प्लॉट से? बॉक्स प्लॉट ऐसा होते हैं बार वो, प्लॉट से कैसे मैं बॉक्स प्लॉट में पिक करके वो उसमें मैं आपको करवाता हूँ कोड पे। ये मैं वैसे समझाने के लिए करते? बनाया है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने कहा बार प्लॉट से कैसे करते हैं, नहीं, मेरे में बॉक्स ये पूछना। बॉक्स प्लॉट से वो लाइब्रेरी होती है हमारे पास, इजी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपने जस्ट डाटा पास करना होता है उसको अपने डाटा पे। तो ये अगर तो हम इस पे मॉडल ट्रेन करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी यूं है। अगर तो ये वैल्यू एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है तो उस पे तो मॉडल ट्रेन सही नहीं होता। तो ये हमारे डिपेंड का होता है कि हमारे मॉडल हमने इसको वैल्यूज को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। सम टाइम हम इंक्लूड करते हैं आउटलायर्स को, सम टाइम नहीं करते। तो ये होता है कि मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो वैल्यू हो ना डाटा से, तो वो हमारे पास आउटलायर कंसिडर की जाती है।
ठीक है, समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब इसके हम देखते हैं पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम। आइडेंटिफाई का वही वे है, अगर जिसने फाइटर क्लास ली कि हम जैसे हम कैटेगरी कॉलम निकालते हैं, वैसे ही हम इसको करेंगे। किसी को याद है कि हम कैटेगरी वाले कॉलम कैसे निकालते थे? एक कोड लिखना चाहिए। ये सर नुमान लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, तो अगर कोई बताना चाहता तो बता सकता है। सर ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे। चेक हम ऑब्जेक्ट नहीं, हम डाटा टाइप की बेस पे निकालेंगे वैल्यू कि कौन सा हमारे पास कॉलम न्यूमेरिकल वैल्यूज है। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के चलते हैं। ठीक है। सर हम इंटीजर और जो फ्लोट वाली है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। हम्म, बिल्कुल। तो इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड में हम कॉलम देखते हैं जिसकी डाटा टाइप जो है INT। ठीक है, हमारे पास ऊपर डाटा टाइप कौन कौन सी थी, N64 थी। ठीक है, फिलहाल N64 तो हम जस्ट इन इसको ही लेके चलेंगे। N64 या हम फ्लोट वाली भी होती हैं, बट अभी क्योंकि हमारे पास डाटा में है नहीं, तो हम जस्ट उनके नाम करते हैं। तो ये मुझे सारे कॉलम करना पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ गई वो वाली जो जिनकी डाटा टाइप थी हमारे पास इनपुट। ठीक है, हमने निकाला। अब हम चेक करते हैं हमारे पास किस किस कॉलम में हमारे पास वो है आउटलायर्स हैं। वो हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। और बॉक्स प्लॉट के मैट प्लॉट के लिए मैट प्लॉट सी बोर्ड लाइब्रेरी यूज होती है, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये इसमें अच्छा बन सकता है वो सारी चीजें सीधे। मैं इसको मैं लिखता हूँ पहले प्लॉट विथ और समथिंग हाइट। अब एस एन एस सी बोर्ड की लाइब्रेरी से कॉल करेंगे बॉक्स। और बॉक्स प्लॉट में हम सिंबल डाटा पूरा डाटा फिक्स भी दे सकते हैं और सिंबल हम सर डाटा आपने फ्रेम्स में। बार प्लॉट लिए। जी जी, बॉक्स बॉक्स। तो हम इसमें यार सिंपल डाटा पूरा डाटा फ्रेम पास भी कर सकते हैं, वो हमें सारे कॉलम्स का करवा देगा, या फिर हम सिंपल एक कॉलम भी ले सकते हैं। अभी मैं सारे कॉलम्स का ले लेता हूँ। सारे कॉलम्स हम ले लेते हैं, फिर हम इसको ठीक है, फिर हम इसको शो कराते हैं और देखते हैं इसका क्या करता है। ये ना न्यूमेरिकल डाटा पे चलता है। ठीक है, और ये बॉक्स प्लॉट और न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ये क्या हमारे पास कॉलम करवा रहे शो, ये हम इनसे कॉलम शो करवा रहे हैं कि इसमें वैल्यूज। और ठीक है, और ये हमारे पास इस कॉलम में हमारे पास आउटलायर्स की वैल्यू है। पहले ठीक थी, लेकिन एंड पे जाके हमारे पास आउटलायर्स की वैल्यूज आना स्टार्ट होती शो होती। एक्सक्यूज मी सर।
जी ये जी। जो ये जो एज और एजुकेशन कैपिटल इन सारों में तो वो हमें विस्कर और साथ में जो इनर क्वार्टाइल रेंज होती है जी, जो दरमियान वाला बॉक्स होता है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें हमारे पास इस वैल्यूज जो है बहुत कम है, ये तो इनमें तो है ही नहीं। एज में पर और पर वीक और इनमें तो हमारे पास वो है ही नहीं कि एजुकेशन में आउटलायर्स, जिस वजह से वो नहीं शो कमा रहा। इनमें बहुत कम है, इसमें ज्यादा है, तो इस वजह से उसने पहले बता दिया कि इतना तक जो वैल्यू थी ठीक थी, बाकी आके आउटलायर्स हैं आपके। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि ये हमें इस तरह से क्यों नहीं शो हो रहा है? इसका मतलब है कि वहां पर हमारे पास वैल्यू की ज्यादा रेंज ही नहीं है, वो एक जीरो पे ही है। जी जी, ऐसे ही है। ओके, थैंक यू सर। इस, सर मैं यहाँ पे बस एक चीज़ कहूँगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप किसी एक मतलब ये जो हमें उनकी वैल्यूज नज़र नहीं आ रही, तो आप किसी एक कॉलम की वैसे एक सिंगल कॉलम पे बॉक्स प्लॉट ड्रा करके दिखा दें ताकि क्लियर हो जाए, एज पे या फिर बाकी जो कॉलम। मैं करवा एक तो असल में आप। उसमें वैल्यूज, सॉरी जी जी सर, असल में जी जो बोल। सात वाला कॉलम था उसमें जो वैल्यूज थी वो उनकी रेंज ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो बाकी कॉलम को शो नहीं था कर रहा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अलहदा उन कॉलम्स को ड्रा करके देख लें। तो आउटलायर्स तो इसमें भी आए हैं, लेकिन वो उसकी वजह से शो नहीं था कर रहा। सो अगर वहाँ पे कोई इस तरह केस आपके पास आता तो आप एक अलहदा कॉलम्स को जाके उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। जी सर, आप कंटिन्यू। सर यानी वो वाई एक्सिस का जो स्केल है वो हमारे पास उस तरह से था इसलिए। जी 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 मैम, बिल्कुल उसी वजह से बाकी कॉलम्स की वैल्यूज नहीं थी शो हो अच्छा, रही, क्योंकि सेकंड जो हमारे पास कॉलम था उसकी वैल्यूज की रेंज स्केल ज़्यादा था। हाँ, उसकी वजह से। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी रेंज में, जिस वजह से वो पे बाकियों की नहीं शो करवा रहा था। सॉरी, नोट नहीं किया मैं, अगर इसमें ही कमाऊँ जस्ट इस कॉलम की, तो आप देखें वो उसमें वो डिफरेंस देख लें। सर काइंडली बता सकते हैं कि ये हम ग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे होता है सर, और ये टू बार्स जी, क्या शो कर रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर काइंडली आप बता सकते हैं कि हम ग्राफ में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आउटलायर्स में जो है, तो ये जो टू बार्स हैं ब्लू कलर की, ये क्या शो कर रहे हैं? आपकी बात की समझ नहीं आई थी, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही। तो मैं कह रहा हूँ कि तो ग्राफ में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आउटलायर्स मौजूद हैं, और ये जो दो बार्स हैं ब्लू कलर कलर की, ये क्या शो कर रहे हैं? ये जी, ये और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफ में कि हमारे पास आउटलायर मौजूद है? अच्छा, हमारे पास जो आउटलायर्स होंगे ना, वो हमें यूं शो करना लग पड़ेंगे लाइक वैल्यू गैप से। और जो यानी मतलब बॉक्स प्लाट के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यू नो कि इसमें विस्कर्स हैं, राइट? तो विस्कर्स से जो ऊपर और नीचे वैल्यू जाएगी ये जो फील्ड पार्ट है, ठीक है, ये बताता है हमें IQR रेंज, ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये हमारे पास मैक्सिमम, ये जो विस्कर है ना, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रहा है। और इस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, यानी जो डाटा सेट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, उससे ऊपर या नीचे जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे वो सारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। यानी विस्कर्स, ये विस्कर्स कहलाते हैं ना, जो लाइंस हैं ऊपर और नीचे लगी हुई, ठीक। और IQR रेंज ये है, जो बॉक्स पार्ट का मेन वो आपको फील्ड पार्ट नजर आ रहा होता है। तो ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? ये IQR जो हमने क्वार्टाइल्स पढ़े थे, मैंने थोड़ा सा तब भी डिस्कस किया था कि क्वार्टाइल्स होते हैं लाइक 25% हर एक का, लाइक क्वार्टाइल का मतलब है कि आपने चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये आई गेस ये सर ने लिखा भी हुआ है IQR के बारे में, तो मे बी जी आप आगे ही कवर कर रहे हैं IQ, ये आउटलायर की। जी जी, आई क्यू आर भी होगा। सही, तो ये सर बताते हैं अभी फिर कि कैसे ये कैलकुलेट होते हैं आउटलायर्स। थैंक यू। आपने कहा अच्छा आई, ये ठीक है, ये समझ आ गई अब आपको। अब यस।
आउटलायर्स को हम निकालते हैं या सॉल्व करते हैं, वो आई क्यू आर से होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है फील्ड आजकल। उसमें हमारे पास Q3 होता है और Q1 होता है। ठीक है। Q1 ठीक है। Q1 होता है, अभी आपको प्रैक्टिकल की मैं करके दिखाता हूँ Q1 कैसे होता है। और Q Q1 जो होता है हमारे पास, वो होता है, इसकी हम 25% जो होगा ना डाटा, उसका हम वो ले लेंगे। ठीक है, ये Q1 होता है कि जो डाटा का कॉलम, मैं भी सब कॉलम का लिए, कॉलम का 25% डाटा का जो होगा ना, उस कॉलम के डाटा का वो 25% ले लेगा। ये होता है लो ऊपर नीचे वाली साइड से। ठीक है, 25%। वो ये केवल 4 3 जो होता है, वो होता है कि हम उसका डाटा का 75% ले लेते हैं, जो कि वो अपर अपर वैल्यूज जो होंगे। ठीक है। ये होती है हमारे पास Q1 एंड Q2। और जो Q2 होता है हमारे पास, वो यूज नहीं होता, लेकिन जो Q होता है ना, वो मीन ऑफ मीन होता है डाटा का हमारे पास, मीडियन सॉरी, मिडल वैल्यू, एवरेज निकालने के बाद। ये होती है हमारे पास Q1 और Q2। अब आई क्यू आर जो होता है ना, वो आई क्यू आर का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आफ्टर इन वैल्यूज निकालने के बाद आई क्यू आर हम निकालते हैं। आई क्यू आर Q3 माइनस Q1। ये हमारे पास आई क्यू आर का फॉर्मूला होता है कि जो Q3 निकाला था हमने, कि जो परसेंटेज थी, तो 75% ऑफ द डाटा है। और जो Q1, उसका जो Q3 माइनस Q1 कर देंगे, और फिर हम वैल्यू देख लेंगे कि उसने वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल है। हम्म, क्वेश्चन ये है कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, उसमें तो एक आपकी वो जो जहाँ से शुरू हो रही होती है और एक जहाँ पर एंड हो रही होती है वो होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है जो हमें नंबर आया है? ये जो इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है, बस, और जो इसकी वैल्यू आई थी, इन दोनों, इनकी मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आई है वो प्रेजेंट कर रही है। अगर मैं आपको ये भी प्रिंट करवा के दिखाऊं, तो देखो, Q3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 237017, और Q1 की वैल्यू आई थी हमारे पास ये। इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई क्यू आर की वैल्यू आई। सर ये क्लियर नहीं हुआ, क्या आप इसकी डायग्राम बना के बता देंगे? नाम
आउटलायर्स की तो आपको समझ आ गई थी ना। यस सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे बॉक्स प्लॉट के अंदर ये कैसे शो हो रहा है, जैसे अगर Q1 जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास ये आई है, तो फिर इसका ये प्लॉट में कैसे शो हो रही होगी, और फिर ये जो आया आंसर ये कैसे कहाँ पे शो हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आई। अच्छा, मैं आपको, जो Q1 होता है ना हमारे पास, वो होता है जो अपर लोअर वाले जो वैल्यूज होती है ना हमारे पास डाटा की, इस कॉलम की, उनका 25%, मतलब लोअर वैल्यूज की। और जो Q3 होता है वो अपर वैल्यूज का, अपर वैल्यूज हमारे पास जो होती है ना डाटा की, वो होती है हमारे पास। हम डाटा की वैल्यूज ली, इनकी परसेंट निकाल लिया हमने। ठीक है, 25%, 75%। सर मेरा फिर एक सवाल है, जो परसेंटाइल होता है ये हम इस तरह निकालते हैं कि जैसे अब मैम की मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी जो कि डाटा एनालिसिस वाली थी, उसमें ये था कि जब आप सॉर्ट कर लेते हैं, बस वहां पर मुझे ये समझ आई कि अच्छा सॉर्ट कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब लेट से मैंने सॉर्ट कर लिया, फिर उसके बाद मुझे वैल्यूज मिल गई, मैंने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जब वो जो पहला वाला 4 पार्ट था, अब जाहिर है उसमें सबसे कम वाली वैल्यूज होंगी, तो मैं उन्हें उन सबको ऐड करूंगी और उसे टोटल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगी, तो ये 25% आएगा। जी, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी यूज की है वैसे, नमपाई की उसके लिए। वैसे आप मैनुअली भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी यूज करती हूँ, डाटा कॉलम देती है, उसको बताती है वैल्यू कितने की निकालनी। ओके, तो अब ए, ठीक हो गया सर, थैंक यू। मैम आप आपका बेसिकली क्वेश्चन ये था कि IQR ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है? सर मेरा सवाल ये था कि वो जो रेंज होती है, IQR तो एक रेंज है, तो ये अ, हमारे पास एक डिजिट आ गया है, मुझे ये नहीं समझ आई। अच्छा, एक सेकेंड सर, आप कंटिन्यू करें, मैं इसका आंसर करता हूँ। ठीक है, हमने ये IQR की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास, हमने इसकी वैल्यूज को सेट करना है, जो बाकी वैल्यूज है यहाँ हमने आउटलायर्स अपने डाटा से निकालनी है। ठीक है, अब हमने एक रेंज निकाली IQR। अब हमने चीज चेक करनी है कि हमारे पास जो Q1 में जो थे, या उनकी वैल्यूज को हमने करना है सेट। ठीक है, Q1 और Q2, Q3 की, जिसको हम मोस्टली कॉल कर बाउंड कहते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड हमारे पास होता है Q1। ठीक है, जो मतलब मैंने आपको बताया कि लोअर वैल्यूज जो उनकी डाटा की कॉलम की वो होती है, उनका मैंने 25%, और अपर बाउंड होता है Q3। अब हमने इनकी, इनमें से स्पेशल आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सी थी वैल्यूज आउटलायर्स की। ठीक है, कितने परसेंट है ये, और उसके लिए ना एक चीज यूज होती है, मैं आपको अपन हम वो फिल करते हैं। एक थ्रेशोल्ड होता है यूज, और हमारे पास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लोअर बाउंड का मैं लिखता हूँ। तो Q1 की जो वैल्यू है -1.5, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड। और IQ 1.5 जो होता है हमारे पास थ्रेशोल्ड। और आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं ये थ्रेशोल्ड की, लेकिन मैं 1.5 लूंगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रही होती है कि हमारे पास लोअर जो है, जो डाटा लोअर साइड है, एंड ऑफ द डाटा, उसमें हमारे पास कितने परसेंट हमारे पास वो वैल्यूज हैं, आउटलायर्स हैं। और अपर बाउंड की वैल्यूज, अपर बाउंड होता है अपर साइड Q3, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जो अपर साइड है, उसमें हम प्लस करके माइनस, फिर -1.5 प्लस मल्टीप्लाई IQ। ये हमारे पास होती है अपर लोअर डाटा की निकालने के लिए कैश वो आउटलायर्स।
और ये वाला फार्मूला होता है हमारे पास अपर डाटा में जो 75% ऑफ द डाटा ऊपर था, अपर रोज में कितना डाटा है, जो मिनिमम और मैक्स वाली जो रोज थी ना हमारे पास, ये वाली मिनिमम और मैक्स, उसमें हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ये कर रहे हैं कि इसके अलावा इधर नीचे और इधर ऊपर कितने पर वैल्यूज हैं आउटलायर्स हमारे पास, तो वो हमारे पास यूज हो रही होती है, ये फार्मूला यूज हो रहा होता है। ठीक है, समझ आई किसी आगे तक की या क्वेश्चन है? सर आ गई है। तो ठीक है, आप नेक्स्ट चलते हैं। कि मैंने कहा कि वो माइनस में वैल्यू जा रही थी डाटा, तो ऊपर की ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इससे मिलने के बाद अपर बाउंड के अब हम इसको शो करवाते हैं, हम लिखते हैं इसको पैटर्न के पैटर्न फिल्टर करके अब हम आउटलायर निकालने के बाद। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। जैसे जो मेरा सवाल था उसका मेरे माइंड में एक आंसर आया है, तो आई वुड जी लाइक जी टू शेयर। अगर अगर उसके बारे में कोई मतलब अगर मैं गलत बताऊं तो आप मुझे गाइड कीजिएगा। अब जी जब हम कहते हैं कि क्वार्टाइल है, तो हम Q1 को एक खास पॉइंट पे ऐसे लाइन होती है ना, हम उसे कहते हैं ये पहला क्वार्टाइल है। इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू से वहां तक जो है ये वो वाली वैल्यू है। अब जैसे लेट्स से कि यहाँ से जहाँ से ये ब्लू वाला बॉक्स जो है वो शुरू हो रहा है, उसे हम कहते हैं कि ये Q1 है। तो Q1 का मतलब है कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। अब जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी Q1 आ गई। फिर उसके बाद जो Q3 है, वो भी वो जहाँ पर Q3 जो है वो एंड हो रहा है, नो, हाँ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो जी है। जी। तो अम, ओके, तो मैं कह रही थी कि जब जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये दरमियान में हमें ये एक्चुअली में वो डिस्टेंस बता रहा होता है। या फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, जी जैसे ना जी। कहीं कहीं हम बॉक्स प्लॉट करते हैं तो वो ऐसे उसकी जो जो क्वार्टाइल जो इनर क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उसकी लेंथ ज्यादा आती है और कईयों में कम आती है। तो ये आई गेस ये जो आपने माइनस करके निकाला है ना, ये शायद इस पे डिपेंड करता है।
और ये वो रेंज है आई गेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है, जो उसकी लेंथ है, वो इस पे डिपेंड करती है। और जो ऊपर परसेंटाइल आए हैं वो शायद उसके वो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और असल में मतलब ये है कि Q1 की जो वैल्यू है वहां से उस वैल्यू से लेकर जो Q3 वाली वैल्यू है, इसमें जो एग्जिस्ट करते हैं वो इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर आते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका ये आंसर है। तो क्या अगर किसी को इस बारे में कुछ गाइडेंस हो तो मुझे दे दो। अच्छा, अब मैं आप बताता हूँ। जो होते हैं ना ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट, उसमें हमारे पास चार पांच चीजें होती हैं। मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल 25%, मीडियन, फिर थर्ड क्वार्टाइल 75% और नेक्स्ट वैल्यू। हमारे पास ये चार चीजें, पांच चीजें होती हैं। यस मीडियन सर। मिड ऑफ द वैल्यू होती है बस, ठीक है। तो ये होती है, लाइक मैं आपको बताऊँ। जो आपने बात की वो ठीक बात है कि चीजें हैं। जी जी जुल्फ़िकार। सर जुल्फिकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं मैम के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी मैं मिस रमेशा जो है उनका आंसर को रिप्लाई करता हूँ। और उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि बेसिकली ये मशीन लर्निंग की क्लास थी, हमने ये डेटा एनालिसिस उससे पहली वाली क्लास में कवर किए। तो मेरी सजेशन थी कि हम टिपिकल मशीन लर्निंग के उस पे आए, तो ये मेरी सजेशन है, तो आप उसको बताइए क्या आपका क्या एक्सपर्ट एडवाइस है। अच्छा, वेयर एज दिस बॉक्स प्लॉट इज कंसर्न, इसका जो हमें देखें बॉक्स प्लॉट को ये कैसे बनता है, इसके दो मेथड। कि एक तो ये कि प्रॉपर हम कैलकुलेशन से निकालें, दूसरा ये है कि हमने लाइब्रेरी यूज करनी है। तो जब हम लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं तो हमें वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट ये कैलकुलेट इसका पीछे फार्मूला क्या है, हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि ये कर क्या रहा होता है। तो अभी क्योंकि ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये बीच में जो डिवीजन हो रही है फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल, ये हमें इसका एक यूज कहना चाहिए कि इसका हमें कंसेप्चुअल आइडिया होना चाहिए कि इसकी यूजेज क्या है। वो जो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो फिर हमें फार्मूला पे जाना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। अच्छा, इसकी यूजेज इसलिए होती है, जो इंटरकोटाइल रेंज होता है जिसको हम IQR कहते हैं, बेसिकली ये जो बीच का 50% डेटा होता है ये उसको शो करता है। अब ये क्यों, इसकी क्या लॉजिक, क्यों हम इसको यूज करते हैं? द रीजन इज दैट अगर हम डेटा को जो 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 बोलते हैं लार्ज डेटा सेट, अगर हम लार्ज डेटा सेट को देखें तो मोस्टली हमने ये नोटिस किया हुआ है कि जो बीच का जो ज्यादातर जो चीज हमने डिग आउट करनी है, जो इंफॉर्मेशन, वो मोस्टली बीच में होती है। वो जो बीच का 50% डेटा होता है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बीच का जो डेटा है विच इज इंपॉर्टेंट डेटा, वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करता है। अब उसको फाइंड करने की डिफरेंट अप्रोचेज हैं। उसमें एक अप्रोच ये IQR है कि जो हम IQR से फाइंड करते हैं कि वो जो बीच का 50% डेटा है उसका स्प्रेड कितना है। तो ये जो Q1 और Q3 माइनस Q1 करता है, तो Q3 और Q1 वो दो वैल्यूज हैं। आप जब उनको हम माइनस करते हैं तो हमें बताता है कि इसमें जैसे आपने कहा कितना डिस्टेंस है उन दो वैल्यूज के बीच। तो वो हमें आइडिया देता है कि किन वो जो वैल्यूज दो हैं जिनके अंदर 50% डाटा है वो कितनी दूर है आपस में। तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये 50% डाटा इन दो वैल्यूज के बीच में और उसका इतना गैप है। तो ये बेसिकली ना IQR का जो पर्पज है कि हमने वो 50% जो डेटा बीच का है, जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एनालिसिस पर्पज, हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और उसका एक मेथड ये बॉक्स प्लॉट है जिसके अंदर हम IQR को यूज करते हैं, और IQR और जगह पर भी यूज होता है। तो ये था। और मेरा क्वेश्चन वो है, मुझे जरूर बताइएगा कि मशीन लर्निंग वाला टिपिकल की तरफ हम आए तो कब आएंगे। और मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस उस तरफ करना चाहिए था। ये मेरी सजेशन है, और आपकी एक्सपर्ट एडवाइस का मैं वेट करूँ। अच्छा, बेसिकली ना हम मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी पहले उसकी डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। हम उसको इन वाली डाटा तो नहीं देंगे, उस पर पेपर टिकट भी सही नहीं करेगा वैल्यूज, इसलिए बेसिक चीज़ें उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं।
कि पहले ये चीज़ से डाटा क्लीनिंग और डाटा प्री प्रोसेसिंग हो जाए, तो इसलिए पे हम उस पर भी आएंगे। मेन फोकस वही होगा, पर ये बेसिक या थी तो मेरा ये कि था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो उस दिन भी वो डिस्कशन हुई, आई थिंक मेरे ख्याल में अस्चर थे, वो थोड़ा सा हेजिटेंट कर गए थे कि इस पे ज्यादा टाइम लगाऊं कि ना लगाऊं। द रीजन वाज दैट क्योंकि हमने कवर किया हुआ है ना इसको। तो इसको मेरा मेरा व्यू है, आप बेहतर समझते हैं कि इसको हमें थोड़ा जरा ज्यादा क्विक वे में आगे चले, क्योंकि इसकी इसकी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल भी। ये मेरा पर्पस था ताकि मशीन लर्निंग को हम ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कस करें। ठीक है। मुझे बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट कुछ न्यू भी हैं, तो वैसे अगर ये कवर हुआ है तो मोडरेटर्स बताते हैं या फिर राशिया बताएंगी कि जैसे ये ओके, सो ठीक है। बस वो जब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर ज़्यादा डिस्कशन और ड्रैग होती है, विच इज़ आल्सो फाइन, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स को साथ लेके चलना है। लेकिन हाँ, ऐड करने का मकसद यही था कि मशीन लर्निंग का भी अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप यही है डाटा इंपोर्ट से, और फिर उसके बाद ये जो डाटा प्री प्रोसेसिंग, अच्छा असल में ऐसा में डाटा एनालिसिस के साथ इसलिए मर्ज होती है क्योंकि दोनों वो स्टेप सेम है और आपको करना ही पड़ता है मशीन लर्निंग मॉडल्स डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले। अगर आपको ये पता ही नहीं है, फेमिलियरिटी नहीं है, आपका डाटा क्लीन ही नहीं है या डाटा से फेमिलियरिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें वैसे मॉडल वर्क नहीं करेगा ऑप्टिमम वे में। सो यस, वी कैन डू इट टुडे। देन उसके बाद मशीन लर्निंग का एक आधा दिन तक स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करना। अगर आप देखें हमारी वो जो गिटहब पे है रेपोजिटरी, तो डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स आते हैं वो प्रोबेबली मशीन लर्निंग के ही हैं, राइट? यस। तो जो आउटलायर्स डिटेक्शन के बाद एक जस्ट हमारा रहता है डाटा विजुअलाइजेशन, जो कि सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब से है। एंड देन वी विल मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फीचर इंजीनियरिंग। तो उसमें जो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू मशीन लर्निंग ही है। सो आई गेस के विद इन वन डे एक दिन डाटा विजुअलाइजेशन को देना चाहिए। क्योंकि डाटा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा यहाँ पे भी कवर हुआ है इन टॉपिक्स में। ठीक है। ठीक है, तो शायद मैं इसको कुछ पोर्शन कर दूंगी कल, जिसमें हम जस्ट वो ये देख लें कि ओके ठीक है, इसको हम 10 मिनट्स में कर सकते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी कि कैसे बेस्ट ग्राफ चॉइस होता है, कि सिलेक्शन उसकी कैसे होती है, चॉइस ऑफ बेस्ट ग्राफ रिलेवेंट टू योर डाटा और योर पर्पस। इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं। तो आई थिंक ये 10 मिनट्स में, विद इन 10 मिनट्स कवर हो जाएगा, 5 to 10 मिनट्स। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग के जो मशीन लर्निंग का प्रॉपर जो डाटा बिल प्रोसेसिंग से रेलेवेंट है। सो विल दैट इज दैट फाइन फॉर एवरीवन? जी, बाकी पार्टिसिपेंट से भी फीडबैक चाहिए। इज दैट फाइन फॉर एवरीवन कि अगर हम इसी तरह से लेके चलें? तो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं प्रॉपर उनको भी डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, बट मतलब स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? ये इतना आज कवर हो गया डाटा एनालिसिस का। सर ने आउटलायर्स तक बता दिया, और बीच में जैसे डेफिनेटली बॉक्स प्लॉट वगैरह और जो दूसरे बार्स हैं, बार प्लॉट वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने ड्रॉ करके देखी। लेकिन जो एक बिगनर लेवल पे एक कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ग्राफ कब यूज़ करना है, तो इसको थोड़ा सा एड्रेस करने के बाद हम लोग आगे फीचर इंजीनियरिंग या फीचर सिलेक्शन पे जाते हैं, जो कि मशीन लर्निंग के प्योर टॉपिक्स हैं। तो जब हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, जो मशीन लर्निंग के डाटा प्रोसेसिंग से स्टफ स्टफ है, उसके बाद हम मशीन लर्निंग के मॉडल जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बनता है, डेफिनेटली उस पर भी जाएंगे। यस मैम, इट इज हेल्पफुल। जैसे कि मैं बिगनर हूँ तो फिर मुझे इस चीज़ों का समझ नहीं आती। लेट्स से अगर मैं यूट्यूब पे भी डाइव करूँ ना, तो मुझे अगर इधर से लेवल से मुझे पता चल जाएगा ना कि ये यहाँ से यूज करना है, मुझे इजी हो जाता है। हाँ, इट विल टेक जस्ट 1 to 2 days नाउ। लेकिन मतलब कल से ही एक तरह से कहने के प्रॉपरली मशीन लर्निंग का स्टफ स्टार्ट होगा। सो सर जुल्फकार, आप यही कह रहे थे या आप प्रॉपर मशीन लर्निंग के मॉडल्स की बात कर रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअल में मैं तो एज अ टीचर मैं तो आई एम द प्रोपोनेंट ऑफ के चीज को डिटेल के साथ कीजिए।
हाँ मतलब जी। थिंग इज दैट कि आप आपके इस पे कोर्स में टाइम का कंस्ट्रेंट भी तो है ना, तो वो टाइम का कंस्ट्रेंट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि कोर्स का जो टॉपिक है वो मशीन लर्निंग पे है, जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम भी यही मेंशन हुआ था कि लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि उसके ऊपर डेटा एनालिसिस लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग नहीं लिखा हुआ। तो वो फिर वो आप मशीन लर्निंग आए तो आपने देखा शुरू में पार्टिसिपेंट कितने ज्यादा थे। तो वो हम्म। मेरा मेरा कहने का मकसद ये है। वैसे तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको डिटेल के साथ करें और फिर उस पर डिस्कस भी की जा सकती है। लेकिन ये कि वो जो मशीन लर्निंग जिसकी वजह से थोड़ा सा हम आए थे, तो वो मेरा स्ट्रेस था कि यू आर राइट कि मशीन लर्निंग विच इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। और यही ज्यादा टाइम टेकिंग एरिया होता है मशीन लर्निंग के अंदर, बिल्कुल इसमें जाना चाहिए। तो थिंक इज ये हमने पहले भी कवर किया था, तो उसको ना मतलब कुछ ऐसा कोर्स को लेके चलें कि अगर आप हम्म। समझती नहीं हम पूरा कोर्स में कवर कर लेंगे, हमारे वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो ये मतलब अब जो होता है ना ट्रेनर उसको पता होता है। मैंने तो बस क्वेश्चन पुट कर दिया कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, मुझे तो पूरे टाइम फ्रेम का नहीं पता ना, तो मैंने कहा ये साथ ये अब होना चाहिए, तो हाँ, उस नहीं पर। नहीं, यू आर राइट। जिस तरह से लाइक उस कोर्स में एक एक चीज थी, वैसे तो डिटेल में नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन उतनी जितनी कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ताकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए, वो तो फिर बाद में जो डिग डाउन करेंगे मजीद इसको देखेंगे जो अपने पार्टिसिपेंट्स अपने तौर पे, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डेफिनेटली वी विल जस्ट ट्राई टू कवर द टू द एक्सटेंट जो कि वर्किंग नॉलेज हो जाए बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। सो योर पॉइंट इज राइट, वी विल नॉट ड्रैग थिंग्स, क्योंकि इससे भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो रिटेंशन और रिटेंशन दोनों ही लूज होती है अगर एक ही चीज को ज्यादा डिटेल में करें। और सर यू अच्छा कैन कंटिन्यू। जी, यस। अच्छा अभी मैंने जब उसकी अपर बाउंड वैल्यूज निकाली, अब मैं नेक्स्ट है कि मैं डाटा का फिल्टर करूँ अपने जो डाटा है स्पेस पे जो वैल्यूज है। ठीक है, वो मैंने फिल्टर कर दिया। ठीक है, ये लगाया डाटा फ्रेम कॉल के उसका कॉलम था, और वैल्यूज स्पेस पे मैंने कर ली, फिल्टर कर ली। अ, हम इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट ड्रॉप मैं नहीं करूँगा। या तो आप ड्रॉप भी करना चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं वैल्यूज। आप क्या सजेस्ट करते हैं सर कि ड्रॉप करते हैं आप? अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ डाटा, तो फिल्टर हुआ हमारे पास। ये हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कितना डाटा की रोज आई है। सेवन वन थ्री टू वन टू एट। पहले हमारे पास जो डाटा की रो थी वो कितनी थी? हमारे पास थी 32561। जब आउटलाइट से मूव किए और डाटा पीपल्स क्लीनिंग को वाया कि और ड्रॉप करने के बाद जो हमारे पास जो बचा डाटा, वो हमारे पास इतनी रोज बची। ठीक है, समझ आई? यहाँ पे मैंने डाटा फिल्टर किया था जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली थी। इतना इतना किसी को कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछिए। तो हम ये इसी डाटा को हम बॉक्स प्लॉट में भी शो करके करवा के देख सकते हैं कि हमने जो डाटा निकाला है फिल्टर किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। डाटा भी देखते हैं। अब
पे भी हमारे पास आउटलायर्स हैं, बट हमारे पास डाटा कुछ वो हो गया है, हमारे पास फिल्टर। ठीक है, या कंफ्यूजन है कोई किसी को? सो गुड, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ। ओके, सो मीटिंग इज अबाउट टू एंड। तो जस्ट एक लास्ट रिमाइंडर है कि आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे डेली बेसिस पे। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि डेली कंसिस्टेंसी के साथ ये भी साथ साथ आप लोग करते रहें। एंड ऑलवेज राइट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट योर अपडेट, जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है कंटिन्यूसली। इट विल आल्सो बी अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल सिस्टम फॉर यू, और एक अच्छा रिकॉर्ड भी बनता जाएगा लिंक्डइन की प्रोफाइल पे भी। सो जस्ट मेक श्योर दैट। ऑलराइट, ठीक है, कल से फिर डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके थोड़ा